हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 के लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न और सूत्र करने वाले हैं, जो कि हमारी परीक्षा 2023-24 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके एग्ज़ाम 2023-24 का पैटर्न गणित का पेपर, जिसमें आपके सबसे पहले खंड ए होगा, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, ठीक है, और रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सभी एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। फिर आपके खंड ब होगा, जिसमें आपसे दो दो नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। अब आपके तीसरा खंड स, इसमें आपसे 3 नंबर के 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, खंड स के बाद में आपके खंड द, इसमें आपसे 5 नंबर के या 6 नंबर के अथवा में सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेपर पैटर्न रहेगा और आपको इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। देखिए, खंड ए और खंड ब, इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, जो हम आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम खंड ए और खंड ब, एक एक नंबर के दो दो नंबर के प्रश्न बहुत आसानी तरीके से कर सके और हम पेपर को अच्छे से कर सके, इसलिए हम एक एक नंबर के प्रश्न कर रहे हैं, दो दो नंबर के प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। आपको सूत्र भी याद हो जाएंगे। ये आपका पार्ट 1 है, जो इसके आगे पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें आपके पूरी किताब के इसके अलावा बचे हुए सूत्र और छोटे छोटे प्रश्न आ जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। देखिए, 5, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं हो जाएगी जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, हर कभी भी 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, 5 बटा 1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। अंडर रूट 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। 5 को हम 5 बटा 1 लिख सकते हैं। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए, कुछ उदाहरण आप ध्यान रखिए। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं और पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगर अंडर रूट 3 के स्थान पर पाई दे दिया होता तो भी हम इसको अपरिमेय संख्या बोलते। पाई एक अपरिमेय संख्या है, हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अपरिमेय संख्या होगी। देखिए, इसमें से हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। यहाँ पर 4 बटा अंडर रूट 7 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर यही है, क्योंकि अंडर रूट 7 आ रहा है, अंडर रूट 7 का भाग 4 में दे रहे हैं, तो ये पूरी संख्या अपरिमेय है, ठीक है। यहाँ पर 2 बटा 0 है, अपरिभाषित हो जाएगी, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 बटा 2 ये परिमेय संख्या है और इसमें 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या है, तो हमारा आंसर होगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुपद दिया गया है, 2x प्लस 1 का एक शून्यक है। इस तरह से समीकरण दे दी जाए और आपसे एक शून्यक पूछा जाए, तो इस तरह के सवाल को डायरेक्ट देख के आंसर नहीं लगाना है। किस तरह से करेंगे, 2x प्लस 1 को बराबर कर देंगे 0 के, और यहाँ पर 2x आया बराबर, इसका पक्षांतरण करेंगे -1 हो जाएगा। तो x बराबर 2 गुणा में है, पक्षांतरण करने पर बटा में चला गया, -1 बटा 2, ऑप्शन में से। तो इसका आंसर हो गया से -1 बटा 2, ठीक है। चौथा प्रश्न है, x बराबर 0 पर बहुपद का मान है। x बराबर 0, जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर हमें 0 रख देना है। जब यहाँ x के स्थान पर 0 रखेंगे तो पूरा 2 से गुणा होके 0 को किसी भी संख्या से
गुणा करा जाए 0 हो जाता है। तो 0 का स्क्वायर भी 0 और 0 को 2 से गुणा किया 0 हो गया। हमारे पास -5 बचा जो कि ऑप्शन द है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया द -5। ठीक है। अगला प्रश्न है दो चर वाली रैखिक समीकरण है। देखिए इसमें एक ही चर है x, इसमें x और y दो चर है और इसमें किसी प्रकार की कोई घात नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा। इसमें दो चर भी है और ये रैखिक समीकरण है, तो दो चर वाली रैखिक समीकरण हो गई ब। क्यों आगे देखिए दो चर तो है लेकिन घात 2 लगी हुई है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर हो गया ब। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ब। ठीक है। अगला सवाल है, देखिए आपके रिक्त स्थान भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए वह दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो कहलाते हैं। ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। क्वेश्चन 6 जिसका पहला प्रश्न है संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, संपूरक कोण। वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे कोण कहलाते हैं पूरक। ठीक है, पूरक कोण। ठीक है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है सरल कोण का माप होता है। सरल कोण का माप 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। कार्तीय तल में क्षैतिज अक्ष कहलाती है। क्षैतिज अक्ष क्या कहलाती है? एक्स अक्ष। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न है, हमें पता होना चाहिए। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण कहलाता है। सबसे अधिक बार जो आता है अर्थात जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? बहुलक। ठीक है। अब आ जाइए सत्य असत्य प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए दो भिन्न बिंदुओं से गुजरने वाली असंख्य रेखाएं होती है। क्या ये सत्य है? नहीं, यह असत्य है। क्यों असत्य है? देखिए समझिए। प्रश्न 7 का पहला, दो भिन्न बिंदु है, दो भिन्न बिंदुओं से गुजरने वाली केवल और केवल एक रेखा हो सकती है, जबकि यहाँ पर असंख्य रेखाएं लिखी हुई है, तो इसका आंसर असत्य हो गया। सत्य असत्य बताना था हमको। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए हमें पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्याएं जो होती है इसमें माइनस की संख्या भी आती है और प्लस की संख्या भी आती है। ठीक है। और जो पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती क्योंकि इसमें माइनस की संख्याएं नहीं है। ठीक है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए ये कथन सत्य है। तीसरा सत्य है। क्यों सत्य है? वास्तविक संख्याओं का एक समूह होता है जिसमें परिमेय संख्याएं भी होती है और अपरिमेय संख्याएं भी होती है। ठीक है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसका आंसर होगा असत्य। क्यों? देखिए एक बिंदु से होकर अनेक, असंख्य, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है। समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांग सम होते हैं। इसका आंसर होगा सत्य। त्रिज्या समान है, वृत्त है, तो सर्वांग सम होंगे। अगला प्रश्न, 2 की घात 0 का मान क्या होगा? देखिए किसी की भी घात 0 लगा दिए जाए तो उसका मान हमेशा 1 आता है। ये हमें ध्यान में होना चाहिए। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से।
और अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, तो सबसे छोटी 0 होगी। बहुपद दिया गया है 2 - x² + x में x² का गुणांक है। देखो बहुत आसान है, x² का गुणांक, जहाँ x² लिखा हुआ है उसके साथ जो गुणांक है वो पहचानना है, और चिन्ह यहाँ पर माइनस का है तो -1 x² का गुणांक होगा। ये आंसर है। a की घात 0 का मान होगा। देखिए a की घात 0, अभी मैंने आपको समझाया कि किसी की भी घात 0 लगाने पर उसका मान हमेशा 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी। प्रश्न नंबर 15। देखिए एक बिंदु दिया गया है, कार्तीय तल ये है, मान लिया 3, 4 यहाँ है, y अक्ष ये है, y अक्ष से दूरी पूछी गई है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 3 होगी। इसका आंसर हो गया 3। प्रश्न नंबर 16। बिंदु 3, 4 में भुज का मान। देखिए बिंदु 3, 4 ये रहा, भुज होता है ये, कोटि होती है ये, तो भुज यहाँ से यहाँ तक ये, तो आंसर हो गया 3। ठीक है। बिंदु -3, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? देखिए -x माइनस यहाँ पर आता है, तो -3 इस वाली रेखा पर, इस वाले इसमें भाग में आएगा। 4 प्लस का है, ठीक है, तो y अक्ष यहाँ इसमें आपके प्लस में आएंगे, तो यहाँ कहीं पर होगा, तो ये कौन सा चतुर्थांश हुआ? द्वितीय चतुर्थांश। तो प्रश्न नंबर 17, इसका आंसर हो गया द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा a है तो उसका परिमाप होगा। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा a है। देखिए समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, समान माप की होती है, एक भुजा a दी गई है, परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, a + a + a करेंगे तो 3a इसका परिमाप होगा। अगला प्रश्न है 19, 25 की घात 1/2 का मान होगा। देखिए आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, वर्गमूल लिखकर, इसका मतलब यही होता है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 और इसकी घात 1/2 और 5 की घात 2, घात 1/2, 2 से 2 घट गया, आंसर आ गया 5। ठीक है। -3, 4 में कोटि का मान होगा। देखिए कोटि, -3, 4 में कोटि पूछी गई है, तो इसमें कोटि होगी 4, जो y का निर्देशांक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 में आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1/√7 - √6 हर का परिमेयकरण कीजिए। बहुत आसान सवाल है। देखिए हर के परिमेयकरण के लिए आपसे यहाँ इसके बजाय और भी कुछ भी संख्याएं दी जा सकती है, तो आपको हर का परिमेयकरण करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में माइनस है, तो जब हम इसका परिमेयकरण करते हैं तो √7 इसका चिन्ह चेंज करके अंश और हर में गुणा कर देते हैं, इस तरह से। ठीक है। अब देखिए इसको 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √7 + √6 बटा, देखिए a - b, a + b, चूँकि हम जानते हैं कि a - b, a + b बराबर होता है a² - b², तो इसी से हम यहाँ लिखेंगे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। यहाँ आया √7 + √6, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, √ हट जाएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, और हमारे पास आया √7 + √6, और 7 में से 6 गया तो 1,
तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह के सभी सवाल हमें इस तरह से करने हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 22, 64 की घात 1/2। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 की घात 6, 2 को 2 से 6 बार गुणा करेंगे तो 64 ही आएगा, और यहाँ पर 1/2। 2 की घात, इससे 6 घट गया 3 बार, 2 की घात 3 आया। इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 किया तो 2 की घात, यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 करने पर 8 आ गया, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह के सवाल हमें आसानी से इस तरह से करने हैं। प्रश्न नंबर 23, कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या कहलाती है? कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर अक्ष y अक्ष कहलाती है। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष y अक्ष कहलाती है। क्षैतिज अक्ष x अक्ष कहलाती है। ठीक है, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या 1 हो सकती है, 1। ठीक है, -3, 5 में कोटि का मान होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर होगा 5, अर्थात जो y का निर्देशांक है वो कोटि होगी 5। बहुपद में x² का गुणांक बताइए। देखिए x² किससे गुणा हो रहा है? 2 से, तो इसका गुणांक हो गया x² का 2, तो 26 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया 2। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न बहुपद की घात लिखिए। देखिए इसकी घात डायरेक्ट देख के नहीं लिखनी है हमें। देखो x है बाहर, x की घात 5 है, जब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 घात बढ़ जाएगी 5, और 1 घात इसकी 6, तो ये बहुपद 6 घात का होगा, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 6। इस तरह के प्रश्न आपसे रिक्त स्थान में, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में या 1-1 नंबर के छोटे प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं, हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चित्र में बिंदु M के निर्देशांक बताइए। देखिए ये आपको एक चित्र दिया गया है, ध्यान से देखिए, जिसमें ये यहाँ पर -3 है, M के निर्देशांक बताने हैं, और यहाँ पर y 2 है, तो यहाँ पर -3, 2 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, M के निर्देशांक हो जाएंगे -3, 2। ठीक है, पहले x का निर्देशांक लिखते हैं, फिर y का लिखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुपद का एक शून्यक है। इस तरह के जब प्रश्न हमें दिए गए हों तो शून्यक निकालने के लिए प्रश्न नंबर 29 कर रहे हैं। x + 5 को बराबर 0 करेंगे और x बराबर -5, यही हमारा शून्यक होगा, यही हमारा आंसर है। हीरोन का सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, हीरोन का सूत्र लिखना है। हीरोन का सूत्र बराबर √S S-A S-B S-C, जहाँ पर S बराबर A + B + C बटा 2 है, जो कि अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमें पता है 0, 0 होते हैं। अगला प्रश्न है 32वां, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? देखिए चित्र के माध्यम से समझ लीजिए, ऐसी रेखाएं जिनको कितना ही आगे बढ़ाया जाए आपस में कभी नहीं मिलती, ना ही प्रतिच्छेद करती है, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 33 x² - 25 दिया गया है। ठीक है, हम जानते हैं कि a² - b² बराबर होता है a - b a + b, तो इसी से इसकी तुलना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 5 और x + 5, यही आंसर है। प्रश्न नंबर
34 निम्न के सूत्र लिखो। देखिए हमें सूत्र याद हो जाने वाले हैं बहुत आसानी से। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है। तीसरा प्रश्न है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है। फिर है गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 πr³। फिर है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 πr³। फिर छठे नंबर पे पूछा गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं। L बराबर √r² प्लस h²। देखिए तिर्यक ऊंचाई ये होती है L। ठीक है। ये होती है ऊंचाई h और ये होती है त्रिज्या। ये शंकु है। ठीक है। अगला है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l। L तिर्यक ऊंचाई है, r त्रिज्या है। ठीक है। अब है लास्ट शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। इस तरह से छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे सूत्र हैं जो हमें अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। पार्ट 2 इसके बाद आएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। Thanks for watching. Bye bye.